हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवीजन मैंने शुरू किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 10th। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिवीजन जब हम कर रहे थे, शायद लास्ट टाइम पे जो आपका टॉपिक हुआ था वो था आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताए थे। जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, वो 3 तरह से की जा सकती है। नॉन यूनिफॉर्म आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो एक साइंटिस्ट हुआ ओरस्टेड नाम का, जिसने एक रिलेशन बताई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर, और वो रिलेशन क्या थी? ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करवाया जाए तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसी को किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था मैं याद दिला देता हूँ। उसने एक कंपास नीडल ली। मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन के लिए नोटबुक अच्छी से आप लगा लो, या आपकी जो फेयर नोटबुक उसमें जगह बची हुई है तो उसमें कंटिन्यू आप करना शुरू करो। रिवीजन का 2nd लेक्चर है। बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपका पीछे भी कोई गलती रह गई थी तो रिवीजन में वो गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा कुछ भी स्किप करके ना करे, चले छोड़ के ना चले। अच्छे तरीके से नोटबुक को मेंटेन करें, क्योंकि मैंने बताया था कि हर 2 या 3 लेक्चर के बाद मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूँगा। और कुछ बच्चे मेरे पास साइन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि विजिट भी उनके घर की मेरे को करनी पड़ जाए। और ये मैं कंफर्म बता देता हूँ, ये आपको पता चल रहा है कि हम पहले क्या होता था, बच्चों के कहते थे ना घर आएंगे चेक करने, तो ये लगता था कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी ये लग गया है कि मजाक नहीं है, ये फिक्स है कि कभी भी घर पे आया जा सकता है। और साथ में हो सकता है कि एक बच्चे को स्कूल में बुलाया जा सकता है कि आप अपनी नोटबुक चेक करवा के जाओ, या फिर उसके घर जाके भी हम नोटबुक चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को और अपनी नोटबुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि नोटबुक प्रिपेयर करने का टाइम एक बार तो जा चुका, लेकिन आपको ये चांस मिल रहा है दोबारा प्रिपेयर करने का, और आपको अपने आप को भी प्रिपेयर करना, यानी लर्न भी करना है साथ साथ। तो मैं बात कर रहा था कि ओरस्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया था, मैग्नेटिक नीडल, पता है ना जिसको कंपास नीडल बोलते हैं, ये ऐसे रख दी है ना, एक स्टैंड के ऊपर ऐसे ये रखी हुई है। किस पे रखी हुई है? ये एक स्टैंड के ऊपर रखी हुई है। क्लियर? अब क्या किया उसने, एक बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया सेल से या बैटरी से। तो इसमें करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। जैसे इसने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे की लगा देता हूँ, जैसे इसने इस की को ऑन किया, ऑन करते ही सपोज ये आपका नॉर्थ था, इसका ये क्या था, इसका नॉर्थ था, तो ये नॉर्थ आपका डिफ्लेक्ट हो गया। ये नॉर्थ आपका क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। कहाँ हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया? इस डायरेक्शन में, यानी ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया। फिर इसने देखा कि शायद ऐसे ही हो गया होगा, इसने इसको रिपीट करने की कोशिश की, और उस रिपीट में क्या किया, इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। किसकी डायरेक्शन चेंज कर दी? करंट की। जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिफ्लेक्शन किस साइड में हो गया? इस साइड में हो गया। फिर इसने क्या किया कि एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए। तो ये वायर अब कहाँ पे था? उस निडल के पैरेलल और ऊपर था। फिर इसने क्या किया, एज इट इज निडल के नीचे लेके आया, तो भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी इसी डायरेक्शन में करंट है। निडल कैसे हो रही थी? ऐसे, यानी ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ है, ऐसे जा रहा था। लेकिन जैसे ही करंट नीचे आया, डायरेक्शन वही है, लेकिन निडल कहाँ डिफ्लेक्ट हुई? इधर। दूसरा, निडल ऐसे ही रखी हुई है, करंट एक बार इधर जा रहा था, अब की बार इधर किया, इधर, तो पहले ले जा रही थी ऐसे, अब की बार आई ऐसे। ये इसने इस एक्सपेरिमेंट में करके देखा था। तो इसने क्या बताया था,
कि अगर हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। हाउ यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन के लिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल यूज किया जाता है या फिर स्नो रूल यूज किया जाता है। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जैसे इधर कोई स्विमर है ना, उसके 2 पैर होंगे और 2 होंगे हाथ, ठीक है, इधर इसका हेड है और इधर इसकी लेग है। करंट यहाँ से एंटर करे, इस तरह से स्विमर को एडजस्ट कीजिए कि करंट उसके पैरों में एंटर करे और कहाँ से बाहर निकले, हेड से बाहर निकले। अगर ऐसा होगा तो जो आपकी निडल है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये तो था स्विमिंग रूल। स्नो रूल क्या कहता है, स्नो SNOW, ये कह रहा है व्हेन द करंट इज मूविंग अलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास निडल, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट किधर होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जर्नली हम क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बताएं इधर नॉर्थ आ गया इधर साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड करूं मैं कहाँ होंगे। तो ऐसा होता है अगर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाए तो लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर क्या आना चाहिए ईस्ट और इधर क्या आना चाहिए वेस्ट। तो इधर फेस करके खड़ा हो जाऊँ मैं ईस्ट की तरफ तो नॉर्थ की तरफ लेफ्ट हैंड आ गया, ये पोजीशन बनेगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन है किस तरफ हो जाएगी, वेस्ट की तरफ हो जाएगी। ये था आपका स्नो रूल। उसके बाद था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास प्रोड्यूस्ड हुआ, इसकी स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी हाउ स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी उसकी कितनी ताकत है उस मैग्नेटिक फील्ड की, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि इस करंट वायर है इसके अंदर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। एंड दूसरा है इनवर्सली डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द निडल या पोजिशन ऑफ द या पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एट विच वी वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी हम इस वायर से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं उसके डिस्टेंस के ऊपर ये इनवर्सली डिपेंड करता है, उसके डिस्टेंस पे ये इनवर्सली डिपेंड करता है। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हो चुका, उसने डायरेक्शन कैसे पता चला ये हो चुका, लेकिन जो यहाँ पे अपने पास एक नया रूल आएगा वो आएगा राइट हैंड थंब रूल। वी ऑल्सो यूज राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग या प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी एडजस्ट द थंब ऑफ योर राइट हैंड in the direction of flow of current, then the grip of the fingers of our right hand, grip of your fingers of or curl of the finger of our right hand gives the direction of magnetic field। यानी ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा अंगूठे को ऐसे एडजस्ट कर लूँगा और अब इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे पकड़ूँगा तो अब ये जो फिंगर हैं ऐसे पकड़ने पे ये फिंगर जो हैं इनकी जो ग्रिप है या जो कर्ल बनेगा इनसे ऐसे, ये जो है ये क्या बताएगा
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी है। अब देखिए ऐसी डायरेक्शन में देखने वाले के व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कोई ऊपर से देखे, हो सकता है कोई नीचे से देखे, तो कुछ भी नहीं कह सकते क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को पकड़ के ऐसे कर दिया जाए या ऐसे कर दिया जाए। तो अब करंट कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये उंगलियां कुछ ऐसे हैं, तो उंगलियां ऐसे हैं यानी डायरेक्शन ये होगी, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए अब बात आते हैं कि हमारे पास तो जो केस बनेगा ना वो बहुत अजीब सा बनेगा, वो कुछ अजीब सा बनेगा। वो कैसे बनेगा यहाँ पे देख लीजिए। वो ऐसा बनेगा कि या तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, या करंट नीचे की तरफ जा रहा है, या करंट इधर जा रहा है, या करंट ऐसे आ रहा है। ये केसेस आपके पास बनेंगे। तो देखिए अब कोई कहे कि ये है करंट की डायरेक्शन, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो रूल तो है ये कि इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, ये रूल तो ये कहता है। और ये कर्ल ऑफ द फिंगर क्या बता देगी आपको? क्या बता देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। लेकिन इसमें अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बता रखा है नीचे से ऊपर जाना अच्छी बात, और डायरेक्शन में अच्छा होता है क्लॉकवाइज। डायरेक्शन में अच्छा क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो नीचे से ऊपर के लिए आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो इसका करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। याद रखने के लिए ऊपर से नीचे आना गलत बात है। डायरेक्शन में गलत क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगी? इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे? ऐसे, और ये कैसे? ऐसे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए ना वो डायरेक्शन यहाँ की बजाय यहाँ बना देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी भी इधर और इसकी भी नीचे, यानी इसकी भी नीचे इसकी भी। अरे नीचे नीचे मत देखिए, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से समझाया है, तो ये अब भी क्लॉकवाइज ही है, ये बदली थोड़ी ना रही, अब एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस तरह के, इसकी बात करूँ तो अब इसका कैसे ड्रॉ करोगे? तो इसको पकड़ने के लिए कुछ इस तरह से आपके पास कर्ल बनेगी, और ये करंट की डायरेक्शन, और ये कर्ल मैंने ऐसे कर ली तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, है ना, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, यानी थोड़ा सा इसको अंडे आकार का बना देना है ताकि ये लगे कि ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है तो करंट की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है केस ये, अगर मैं इधर से खड़ा होकर बना रहा था तो ठीक था, अगर इधर से खड़ा हो जाऊं तो फिर उल्टा हो जाता है, ऐसे घूम जाएगा। तो तीसरे डायमेंशन में जाती डायरेक्शन, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत लगती है आपको। इसलिए मैंने बताया है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ठीक है, तो उनको आप याद रखना ताकि गलतियां ना हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, वैसे आपका एक असाइनमेंट यहाँ पे आपका आ गया होगा, अगर नहीं आया था तो मैं अब सेंड कर दूँगा। तो आज पहले इसको पढ़िए, आज शाम को या कल मॉर्निंग में इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कीजिए कि यहाँ तक कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आगे प्रोसीड कर जाएंगे, उसके बाद आगे करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी बच्चे यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लें, और असाइनमेंट आज वर्क कंप्लीट कर लें, कल असाइनमेंट कर लेना, और मेरे पास इवनिंग में यानी 7 PM तक भी अगर आप सेंड कर दोगे तो भी मैं चेक कर दूंगा। वैसे टाइम तो रहता है 5 PM का, लेकिन आप 6 PM या 7 PM तक सेंड कर दो, उसके बाद मत सेंड करना, क्योंकि उसके बाद चेक नहीं हो पाता है। तो मैं उसको उसको चेक कर दूंगा और अपने रिकॉर्ड बना के और वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इस बच्चे ने काम किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।